बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से संस्कृत साहित्य के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास में आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके स्क्रीन पर विजिबल होते हैं, यानी दिखे हुए मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल ये आपको पढ़ना होता है बीए के चौथे सेमेस्टर में। संस्कृत अगर आपका सब्जेक्ट है, बीए के चौथे सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको संस्कृत में काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल के बारे में जानना है। अब संस्कृत में काव्यशास्त्र क्या होता है और संस्कृत लेखन कौशल क्या होता है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें मैंने रखने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2024, 25, 26 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 2023 का एक मॉडल पेपर है जो मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आचार्य भामह का जन्म समय कब माना जाता है? आचार्य भामह की अगर बात करें तो आचार्य भामह बड़े विद्वान आदमी हैं, मतलब थे। और आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं आचार्य भामा, विद्वान आदमी हैं। आपको बता दूं काव्य अलंकार पुस्तक भी आचार्य भामा की है। तो आचार्य भामा जो हैं, इन्होंने एक प्रकार से अलंकार संप्रदाय का एक प्रकार से इन्होंने वो किया। 6 संप्रदाय बेसिकली संस्कृत साहित्य में मिलते हैं आपको, जिसमें से आपका पहला है रस संप्रदाय, जिसके प्रणेता हैं भरत मुनि, ठीक है। और इसके अलावा आचार्य भामा दूसरे संप्रदाय के यानी कि अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। इसके बाद में आप देखते हैं कि जो है आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ऐसे ही और संप्रदाय हैं, उनके अलग अलग विद्वान जो हैं वो उसके प्रणेता हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आचार्य भामा की अगर बात की तो इनका जन्म समय कब माना जाता है? तो आचार्य भामा संस्कृत काव्यशास्त्री हैं। इनका जन्म समय जो माना जाता है 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, यानी कि पूर्वार्ध का मतलब होता है 6ठी शताब्दी में आपका क्या आता है। 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है, देखिए 550 के बाद या 550 से पहले पूर्वार्ध माने होता है 50 के बाद, 50 के पहले पूर्वार्ध माने, और उत्तरार्ध माने 50 के बाद, यानी 550 के बाद एक प्रकार से होगा उत्तरार्ध और 550 के पहले होगा यानी कि क्या, पूर्वार्ध। तो यानी 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध। 6ठी शताब्दी का मतलब क्या होता है, 501 से लेकर के 600 ईस्वी तक का समय काल 6ठी शताब्दी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 500 से लेकर के 550 के बीच में आचार्य भामा का जन्म मान सकते हैं आप। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, काव्य आदर्श किसकी रचना है? काव्य आदर्श की अगर बात करें तो काव्य आदर्श एक एक प्रकार से पुस्तक है, जिसको लिखा किसने है? आचार्य दंडी ने लिखा है इसको। ये बात ध्यान, किसने लिखा है? आचार्य दंडी ने लिखा है। दंडी की बात की जाए तो दंडी के जो है जीवन के बारे में अगर बात करें तो 550 से लेकर के 650 ईस्वी के बीच में दंडी का जन्म हुआ है। काव्यादर्श और एक पुस्तक इनकी और है आचार्य दंडी की, 10 कुमार चरित, ठीक है। 10 कुमार चरित और इसके रचयिता ये हैं। आचार्य भामा के बारे में जो है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भी बताया था कि भामा का समय 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है। भामा बेसिकली कश्मीर के निवासी थे, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। भामा के पिता का नाम था रखिल गोमी, और भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार, और अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड भी हैं ये। क्लियर। और दंडी की अगर बात की तो दंडी ने अलंकार संप्रदाय का एक प्रकार से क्या किया, समर्थन किया। दंडी की रचना काव्यादर्श जो वो लिखते हैं, ये भी अलंकार शास्त्र ही है, अलंकार से रिलेटेड ग्रंथ है। क्लियर, ठीक है। तो आचार्य दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श। तीसरा प्रश्न, 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरित के रचनाकार भी आचार्य दंडी ही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य दंडी की अगर बात करें तो दंडी एक प्रकार से बड़े विद्वान आदमी हैं, ये सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये दंडी के बारे में कुछ चीज़ें आपने समझी। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य आनंदवर्धन की रचना का नाम बताएं। आनंदवर्धन की अगर बात की जाए तो आनंदवर्धन जो हैं, इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। और आनंदवर्धन के प्रणेता आचार्य कौन है? आनंदवर्धन जो है प्रणेता आचार्य किसके हैं? ध्वनि संप्रदाय के। यानी ये ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, और ध्वनि को एक प्रकार से क्या बताते हैं, ये ध्वनि को एक प्रकार से ध्वनि को काव्य की आत्मा बता करके ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखते हैं, उसमें ध्वनि की महत्ता को ये बताते हैं आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन की अगर बात की जाए तो ध्वनि संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हैं ये, और इनकी रचना जो है ये ध्वन्यालोक जो है 4 उद्योत में बटी हुई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके,
और अगर बात की जाए अगर कुंतक की, तो कुंतक जो हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ ही चुका है कि ध्वन्यालोक नामक रचना में कितने उद्योत हैं। तो 4 उद्योतों में ध्वन्यालोक बटी हुई है। छठा प्रश्न आप देखेंगे आचार्य कुंतक की रचना का क्या नाम है। आचार्य कुंतक बेसिकली हैं क्या। आचार्य कुंतक भी अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं और इन्होंने अभिधा शक्ति का प्रतिपादन किया है आचार्य कुंतक ने। इनकी सबसे जो प्रमुख रचना है वो वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति जीवितम इनकी सबसे फेमस रचना और सबसे प्रसिद्ध रचना है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने में आचार्य कुंतक का नाम है और एक संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं कुंतक, यानी कि प्रणेता आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय को इन्होंने ही एक प्रकार से आगे बढ़ाया। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताते हैं वक्रोक्ति जीवितम में आचार्य कुंतक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न है आचार्य क्षेमेंद्र का जन्म किस जाति में हुआ था। आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए तो संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कश्मीरी महाकवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण जाति में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये प्रसिद्ध आलोचक और तंत्रशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं। मतलब अभिनव गुप्त से साहित्य का अध्ययन किया था इन्होंने। अभिनव गुप्त इनके गुरु थे आचार्य क्षेमेंद्र के। इनकी रचना में आप देखेंगे रामायण मंजरी बड़ी फेमस है। भारत मंजरी भी इन्हीं की रचना है आचार्य क्षेमेंद्र की ही। इसके अलावा बृहत कथा मंजरी, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुबित्तिलक, ये सब रचनाएं जो हैं ये इन्हीं की हैं, आचार्य क्षेमेंद्र की हैं, ठीक है। और आचार्य क्षेमेंद्र बड़े विद्वान आदमी हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो आचार्य क्षेमेंद्र जो हैं ब्राह्मण कुल के हैं, ब्राह्मण जाति के हैं। क्षेमेंद्र की अगर बात करें, मैं एक बार बेसिकली फिर से आपको थोड़ी चीज़ें आपको समझा दूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए 6 संप्रदाय मैंने आपको बताए थे। 6 संप्रदायों में अगर बात की जाए तो 1500 वर्षों तक, लगभग 1.5 से 2000 वर्षों तक पंडित भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक, ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ तक एक प्रकार से पूरा का पूरा जो संस्कृत काव्य शास्त्र है ये लगभग 1.5 से 2000 वर्षों तक का इतिहास है, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो 6 संप्रदाय हैं। पहला संप्रदाय आपका है रस संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि, ठीक है। दूसरा जो संप्रदाय है वो है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है आचार्य भामा। इसके बाद में तीसरा है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य वामन, ठीक है। चौथा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य हैं आपके आनंदवर्धन। और पांचवा है आपका वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य है कुंतक। और छठा आपका है औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रणेता आचार्य कौन है, क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। तो क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को जानें समझें, बाकी और भी चीज़ों को मैं बताता रहूँगा। तो आचार्य क्षेमेंद्र की अगर बात की तो इनका जन्म किस जाति में हुआ था, ब्राह्मण जाति में हुआ था। अगला प्रश्न 8वां नंबर, साहित्य दर्पण किसकी प्रसिद्ध रचना है, बताएं। साहित्य दर्पण किसकी प्रसिद्ध रचना है भैया। साहित्य दर्पण की अगर बात की है तो आचार्य विश्वनाथ की प्रसिद्ध रचना है। विश्वनाथ बड़े फेमस विद्वान हैं, ये उड़ीसा के निवासी थे। इनका समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, लगभग 1300 से लेकर के 1350 ईस्वी के बीच का समय इनका माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने एक प्रकार से साहित्य दर्पण को कितने परिच्छेदों में बांटा है, आपसे प्रश्न भी बनता है। तो आचार्य विश्वनाथ की जो रचना साहित्य दर्पण है उसको 10 परिच्छेदों में, परिच्छेद माने होता अध्याय, तो 10 अध्यायों में इनकी रचना जो साहित्य दर्पण है वो बटी हुई है। साहित्य दर्पण की अगर बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ होता है संस्कृत काव्य शास्त्र का ये। विश्वनाथ ने मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज आदि के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के बाद रस को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए काव्य का लक्षण निर्धारित किया है आचार्य विश्वनाथ ने। और आचार्य विश्वनाथ ने ही सबसे जो है एक प्रकार से जो है सही तरीके से मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया, किंतु फिर भी अपने ग्रंथ की अधिकांश सामग्री उन्होंने मम्मट से ही ली। कुल मिलाकर के अलंकार के स्वरूप निर्देश के लिए आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के अतिरिक्त रूपयक मतलब रुय्यक की भी सहायता ली। रुय्यक भी एक विद्वान थे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ के पिता का क्या नाम था। पंडित राज जगन्नाथ की अगर बात की जाए तो इनके पिता का नाम था पेरू भट्ट। आपको बता दूं कि इनका जन्म हुआ था जगन्नाथ जी का 17वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1650 के आसपास। इनका यौवन काल दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे उस समय शाहजहां, उनके दरबार में बीता था जगन्नाथ का। शाहजहां ने ही इन्हें पंडित राज की उपाधि दी थी, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, पंडित राज की उपाधि इनको किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो कौन सी है, रस गंगाधर इनकी प्रसिद्ध रचना है जो कि अपूर्ण है। जगन्नाथ का काव्य लक्षण अधिकांशता परिपूर्ण और सुबोध है।
इन्होंने काव्य के 4 भेद बताए हैं। एक तो उत्तमोत्तम काव्य होता है, एक उत्तम काव्य होता है, एक मध्यम होता है और एक अधम होता है। ये ध्वनिवादी आचार्य थे, फिर भी इन्होंने रस के प्रति अपना सादर प्रकट किया। आपको बता दूं, भारत सूत्र पर उपलब्ध इन्होंने 11 व्याख्याओं का शुद्ध संकलन भी इसी ग्रंथ में किया है अपने रस गंगाधर में। इन्होंने सबसे पहले गुणों को रस के अतिरिक्त शब्द, अर्थ और एक प्रकार से रचना का कर्म भी स्वीकार किया, मतलब धर्म सम्मान के रूप में स्वीकार किया। जगन्नाथ की समर्थ भाषा शैली, सिद्धांत प्रतिपादन की अद्भुत और परिपक्व विचार शक्ति और खंडन करने की विलक्षण प्रतिभा इन्हें प्रौढ़ और सिद्धस्थ आचार्य मानने को बाध्य। काव्यशास्त्र के संबंध में इनका एक अन्य ग्रंथ भी हमारे समक्ष आता है, उसका नाम है चित्र मीमांसा। तो चित्र मीमांसा खंडन और एक प्रकार से और इनकी रचना रस गंगाधर, ये 2 रचनाएं बड़ी फेमस हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था पेरू भट्ट। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ की माता का क्या नाम था? आचार्य विश्वनाथ की माता जी का नाम था लक्ष्मी। ओके, ध्यान रखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रस गंगाधर किसकी प्रसिद्ध रचना है? रस गंगाधर तो आचार्य विश्वनाथ की रचना है रस गंगाधर। रस गंगाधर किसकी रचना है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। रस गंगाधर किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए, आचार्य विश्वनाथ की नहीं है, ये जगन्नाथ की है रस गंगाधर, ये बात ध्यान रखें। किसकी रचना है रस गंगाधर? रस गंगाधर की अगर बात की जाए तो किसकी रचना है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। रस गंगाधर इनकी प्रसिद्ध रचना किसकी? आचार्य जगन्नाथ की। तो यहाँ पर जगन्नाथ लिख लीजिएगा, गलत लिख गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 12 नंबर, आचार्य बामन की रचना का क्या नाम है, बताएं। आचार्य बामन की रचना का क्या नाम है? आचार्य बामन की रचना का कौन सी है इनमें से? आचार्य बामन की रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्र। क्या नाम है? काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार को लेकर के कई विद्वानों ने ग्रंथ लिखे हैं। जब काव्य अलंकार अलंकार की बात आती है तो काव्य अलंकार जो आचार्य भामा ने लिखा है वो एक रचना है काव्य अलंकार। तो भामा का जो काव्य अलंकार है वो 6 भागों में बटा हुआ है। दूसरा एक काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति लिखी गई जो कि आचार्य बामन ने लिखी है। काव्य अलंकार सूत्र आचार्य बामन की रचना है। आचार्य बामन की रचना जो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है वो 5 परिच्छेद यानी 5 भागों में बटी हुई है। और एक होता है काव्य अलंकार सार संग्रह। काव्य अलंकार सार संग्रह को लिखा है उद्भट ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक काव्य अलंकार लिखा है रुद्रट ने जो कि 16 अध्याय में बटी हुई है। तो काव्य अलंकार को लेकर के कई विद्वानों ने लिखी है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो आप हमेशा क्या लगाओगे? काव्य अलंकार केवल पूछेगा तो भामा, काव्य अलंकार सूत्र पूछेगा, सूत्रवृत्ति पूछेगा तो बामन लगाएंगे। अगला प्रश्न, आचार्य बामन ने रीति के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य बामन की अगर बात किए तो उन्होंने रीति के 3 भेद बताए हैं। पहली होती वैदर्भी रीति, दूसरी होती गौड़ी रीति और तीसरी होती पांचाली रीति। ये 3 रीतियाँ होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। कितनी रीतियाँ होती हैं? 3 रीतियाँ होती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ये किसने बताया है? आचार्य बामन ने बताया है। किसके बारे में? 3 रीतियों के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट की रचना का नाम बताएं। आचार्य मम्मट की रचना का नाम, देखिए काव्य प्रकाश जो है यह आचार्य मम्मट की रचना का नाम है। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है आप सभी लोग बताएंगे? काव्य प्रकाश, देखिए काव्य मीमांसा को लिखा है राजशेखर ने, ठीक है। काव्य अलंकार को लिखा है आचार्य जो है भामा ने। काव्यादर्श को लिखा है दंडी ने। अब मम्मट की बारे में अगर पूछा जा रहा है आपसे तो मम्मट की रचना की अगर बात करें हम तो मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। आचार्य मम्मट के पिता का क्या नाम था? आचार्य मम्मट की अगर बात करें तो मम्मट भी विद्वानों में से आते हैं, कश्मीर के निवासी हैं ये, और 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय काल है। काव्य प्रकाश इनका सबसे फेमस ग्रंथ है। 10 उल्लासों में बटा हुआ है काव्य शास्त्र, मतलब जो इनका काव्य ग्रंथ है, ठीक है, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनके निरूपण की प्रमुख विशेषता है अपने समय तक की काव्य शास्त्रीय सभी विषय सामग्री का स्वच्छ और उपादेय संकलन आपको इन्हीं रचना में मिल जाएगा, इनकी रचना में, ठीक है। तो ये बड़े विद्वान आदमी थे मम्मट। और मम्मट की माता जी का नाम यहाँ पर पूछा गया, सॉरी पिताजी का नाम पूछा गया है, माता जी का भी पूछा गया है। तो मम्मट के पिताजी का नाम था जय्यट और इनकी माता जी का नाम था कैयट, ठीक है। तो माता जी का क्या नाम था इनके आचार्य मम्मट के? कैयट। और पिताजी का नाम था जय्यट। और इन दोनों से मिलकर के संतान कौन सी मतलब कि कौन से उत्पन्न हुए? मम्मट। आचार्य मम्मट बहुत विद्वान आदमी हैं। माता जी का क्या नाम था? कैयट। पिताजी का नाम था जय्यट और उनके पुत्र का क्या नाम था इन दोनों के? मम्मट, ठीक है। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साहित्य दर्पण के रचनाकार का नाम बताएं। साहित्य दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? साहित्य दर्पण जो कि 10 परिच्छेदों में बटी हुई है, इसको लिखा किसने है? आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के पिता का क्या नाम था? आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम था? आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम था चंद्रशेखर। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था भैया? चंद्रशेखर नाम था। ओके, आगे बढ़ा जाए। माता का क्या नाम था? लक्ष्मी नाम था। ओके, चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसके कथन का लक्षण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसके काव्य का लक्षण है? तो आचार्य विश्वनाथ के काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 20 नंबर, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य में रस स्थित रहता है। आत्मा में काव्य रस स्थित रहता है। काव्य में या काव्य की आत्मा में रस स्थित रहता है। तो काव्य में रस स्थित रहता कहाँ पर? आत्मा में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ के काव्य में वक्रोक्ति किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आचार्य विश्वनाथ के काव्य में जो वक्रोक्ति है वही अलंकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्लियर? साहित्य दर्पण कितने परिच्छेद में बटा हुआ है? 10 परिच्छेदों में बटा हुआ। किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सभी लोग फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 सब शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनका वर्णन एक प्रकार से किस परिच्छेद में है? साहित्य दर्पण के साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना सब शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न, नाट्य शास्त्र के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नाट्य शास्त्र के पुस्तक के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? आचार्य भरत मुनि लेखक हैं किसके? नाट्य शास्त्र के। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर प्रश्न है, तद्दौसौ तद्दोसौ शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्यापि किस आचार्य से संबंधित है? बताएं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण अवन अलंकृति पुनः क्वापि किस आचार्य से रिलेटेड कथन है ये? आचार्य मम्मट का ये कथन है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, छंदो मंजरी किस शास्त्र का ग्रंथ है? छंदो मंजरी किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो छंद शास्त्र का ग्रंथ है। छंदो मंजरी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं स्वर्गीय गंगादास जी। अगला प्रश्न है, छंदों का वेदांगों में से कौन सा स्थान है? छंदों का एक छंद और निरुक्त, ये सब छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ये सब आपके वेद के अंग होते हैं। 6 वेद के अंग होते हैं, जिनमें से 5वां है छंद। छंदों को वेद का कौन सा अंग बताया गया है? छंदों को छंदः पादो तु वेदस्य, यानी चरण बताया गया है इसको छंदों का। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है? अनुष्टुप छंद को ही श्लोक कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, संस्कृत में अनुष्टुप छंद जो होता है उसी को श्लोक कहा जाता है। ओके, आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुष्टुप छंद में कितने चरण होते हैं? तो अनुष्टुप छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर कौन सा होता है? लघु होता है। लघु गुरु जो आप लोग जानते होंगे, ये लघु होता है ये, और गुरु होता है ये। लघु गुरु यानी लघु में 1 मात्रा, गुरु में 2 मात्रा। अगला प्रश्न, आर्या छंद के प्रत्येक अर्धाली में कितने गण हैं? तो आर्या छंद के प्रत्येक अर्धाली में अगर आप देखेंगे तो 7 गण हैं। क्लियर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर, आर्या छंद के प्रत्येक गण कितनी मात्राओं के होते हैं? आर्या छंद के प्रत्येक गण की अगर बात करें तो वो 4-4 मात्राओं के होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखेंगे, इंद्र ब्रजा किस वृत्त का छंद है? इंद्र ब्रजा किस वृत्त का छंद है? तो इंद्र ब्रजा जो है ये छंद मतलब किस वृत्त का है? तो समवृत्त का ये छंद है। ठीक है, कौन सा छंद है? समवृत्त का छंद है। ओके, आगे देखेंगे, इंद्र ब्रजा छंद के प्रत्येक पद्य में कितने वर्ण होते हैं? इंद्र ब्रजा छंद के प्रत्येक वर्ण में कितने, मतलब प्रत्येक पद्य में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं इसमें इंद्र ब्रजा में। आगे देखेंगे, गोष्ठे गिरिम सब व्याकरणम धृत्वा में कौन सा छंद है? गोष्ठे गिरिम सब व्याकरण धृत्वा, इसमें इंद्र ब्रजा छंद की झांक है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन क्या इसमें यही ठीक होगा, यानी इंद्र ब्रजा छंद है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और लिखित वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा चाहे
अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय पूछी जाएगी तो भी आपका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और आपकी परीक्षा अगर जो है ऑब्जेक्टिव आएगी तो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे। रुष्ट इंद्र ब्रजा हति मुक्त बृष्ठों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर देखें, रुष्ट इंद्र ब्रज हति मुक्तो बृष्ठो, इसमें इंद्र ब्रजा छंद है। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न 40 नंबर, यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम में कौन सा छंद है? यो गोकुलम गोपकुलम च सुस्थम, इसमें कौन सा छंद है? इंद्र ब्रजा छंद है इसमें। अगला देखेंगे, चक्र सनो रक्षतु चक्रपाणी, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी इंद्र ब्रजा है। इंद्र ब्रजा छंद का क्या लक्षण है? इंद्र ब्रजा छंद का लक्षण की अगर बात की तो जो है स्यादि इंद्र ब्रजा यादि जगोगा, ये एक प्रकार से इसका लक्षण है इंद्र ब्रजा छंद का। 43 नंबर आप देखेंगे, उपजाति छंद में किन दो छंदों का सम्मिश्रण रहता है? तो इंद्र ब्रजा और उपेंद्र ब्रजा का मिश्रण रहता है उपजाति छंद में। किम भूषणा नाम छुरितम वापुवस्ते में कौन सा छंद है? इसमें भी उपेंद्र ब्रजा है। 25 नंबर देखेंगे, स्मराणी गोपी मिरूपास्यमानम, इसमें कौन सा छंद है? स्मरामी गोपी मिरूपास्यमानम, इसमें उपेंद्र ब्रजा छंद का लक्षण है। इसके अलावा अगला है सुरद्रमूले मणि मंडपस्थम, इसमें कौन सा छंद है? इसमें उपेंद्र ब्रजा छंद है। अच्छा, उपेंद्र ब्रजा छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? इसमें 11 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। अगला प्रश्न है, भुजंग प्रयात छंद में किस गण का प्रयोग होता है? तो भुजंग प्रयात छंद में यगण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यगण का। ओके, अगला क्वेश्चन 49 नंबर, भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में कितने यगण होते हैं? तो भुजंग प्रयात छंद के प्रत्येक चरण में 12 यगण होते हैं। ठीक है, कितने यगण? 12 यगण होते हैं। 50 नंबर देखेंगे, सादारात्म सदा रात्मज ज्ञाति मृत्यु विहाय में कौन सा छंद है? इसमें भुजंग प्रयात छंद है। 51 नंबर प्रश्न है, मया क्लेशितः कालियेत्थम कुरुत्वम में कौन सा छंद है? इसमें भुजंग प्रयात छंद है। 52 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं, मतलब 17 वर्ण होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन से, प्रेम अलाप है प्रिय वितरण है प्रीणतालिनाद्यय में कौन सा छंद है? इसमें मदाक्रांता है। इसके अलावा अगला देखेंगे 54 नंबर प्रश्न है, मुदाक्रांता तदनुनियतम वास्याता में तिवाला, इसमें कौन सा छंद है? मदाक्रांता छंद है। मदाक्रांता छंद का लक्षण कौन सा है? मदक्रांताम्बु धीरसन्य गए मोर मनौ तौग युग्मम, ये एक प्रकार से मदाक्रांता छंद का लक्षण है। अगला देखेंगे, एवं शिक्षा वचन सुधया राधिकाया साखी नाम, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी मदाक्रांता है। मालिनी छंद का लक्षण आप बताएं। तो ननमय युत्तेम मालिनी भोगी लोके, ये एक प्रकार से मालिनी छंद का लक्षण है। 58 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मालिनी छंद में यति कितने वर्ण पर होती है? मालिनी छंद में यति कितने वर्णों पर होती है? तो मालिनी छंद में जो यति होती है वो 7 और 8 वर्णों पर होती है क्रमशः। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न है, मृग मदकृत चर्चा पीत कोशय वासा में कौन सा छंद है? बताएं, इसमें कौन सा छंद है? इसमें मालिनी छंद है। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, रुचिर रुचिर शिखंडाबद्ध धमिलापासः, इसमें कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। इसके अलावा अनुजुनी हित मन से वंश मुक्त्वा वाणयंती में कौन सा छंद है? इसमें मालिनी छंद है। 62 नंबर प्रश्न है, धृतम धूरिपि लीला मालिनी पातु राधा, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी मालिनी है। इसके अलावा रथोद्वैता छंद का क्या लक्षण है? रथोद्वैता छंद का लक्षण है, रात परलेर नल गई रथोद्वत्ता। ठीक है, रथोद्वैता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इसके प्रत्येक वर्ण में 11 वर्ण होते हैं। और राधिकाधि
दिकोनन स्थिता में कौन सा छंद है? रथोद्वैता छंद है इसमें। कृष्ण वेणु निन निंद्वैर द्वैता, इसमें जो मिन निनदय रथोद्वैता में कौन सा छंद है? इसमें भी रथोद्वैता छंद है। आप देखेंगे इसमें रथोद्वैता होगा, यहाँ पर देखिए रथोद्वैता, यहाँ पर भी राधिका रथोद्वैता, यहाँ पर भी लिखा, मतलब कि राधिका जिसे कुछ रिलेटेड उससे होगा। 67 नंबर प्रश्न, यामुनम तटनी कुंज मनसा, इसमें कौन सा छंद है? इसमें रथोद्वैता छंद है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 68 नंबर, साज गाम सालाद सालाद तिच्छा मात, इसमें कौन सा छंद है? रथोद्वैता छंद इसमें भी है। 69 नंबर प्रश्न है, वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है? वदंती वंश स्थली विलम जतो जरो, ये वंशस्थ छंद का लक्षण है, ध्यान रखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है, बिलास संवंश अस्थ विलम मुख निलय, इसमें कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 71 नंबर प्रश्न, 12 वर्ण होते हैं वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में। ओके, आगे देखेंगे 72 नंबर प्रश्न है, प्रापूर्य यह पंचम राग मुदगिरन में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है इसमें। अगला प्रश्न 73 नंबर, ब्रजा नानामपि गान सालिताम, इसमें कौन सा छंद है? इसमें वंशस्थ छंद है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहार मानम सहरी पुनातुनः, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी वंशस्थ छंद है। 75 नंबर क्वेश्चन से, वंशस्थ छंद किस वृत्त का छंद है? तो समवृत्त का छंद है वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, बसंत तिलका छंद किस वृत्त का छंद है? तो बसंत तिलका छंद समवृत्त का छंद है। बसंत तिलका छंद का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है, गेया बसंत तिलका तभजा जगौगा, ठीक है, ये बसंत तिलका छंद का लक्षण है। 78 नंबर प्रश्न है, बसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो बसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं भाई? 14 वर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे 79 नंबर प्रश्न है, फुलम बसंत तिलकम तिलकम वान्याल्या, इसमें कौन सा छंद है? बसंत तिलका छंद है। लीला परम पिक्कलम कला मत्र रवती, इसमें कौन सा छंद है? बसंत तिलका। इसके अलावा वात्य सम पुष्प सुरभीर भीरमाल्याद्रिवाता, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी बसंत तिलका छंद है। 82 नंबर प्रश्न है, यातो हरि समथुराम विधि ना हत्वा समः, इसमें कौन सा छंद है? बसंत तिलका। 83 नंबर प्रश्न, शार्दुल विक्रीडित छंद का क्या लक्षण है? शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है, सूर्येस्त्रिदिमः सजो सततगः शार्दुल विक्रीडितम, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न, शार्दुल विक्रीडितम किस छंद का छंद है? ये समवृत्त का छंद है शार्दुल विक्रीडितम। 85 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शार्दुल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, गोविंदम प्रणमोत्ताम रसने त्वयं घोषयः दर्शनम, इसमें कौन सा छंद है? शार्दुल विक्रीडित छंद है। ना प्रेक्षे भवताम करते भव महाशार्दुल विक्रीडितम, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी शार्दुल विक्रीडित छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण बताएं। शिखरणी छंद की अगर बात की तो इसका लक्षण है, रसय रुद्देश्य छन्ना यमन सभलागः शिखरणी। ओके, आगे देखेंगे 89 नंबर प्रश्न है, करादस्य भ्रष्टे ननु शिखरणी दृश्याति शिशु में कौन सा छंद है? इसमें भी शिखरणी छंद है। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, विलीना अस्म सत्यम नियतम वाधेयम तदखिलय, इसमें कौन सा छंद है? इसमें शिखरणी छंद है। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 91 नंबर, इत त्रैस्यद गोपा अनुचितम अमृत तलाय जानितार में कौन सा छंद है? इसमें शिखारणी छंद है। ध्यान, कौन सा छंद है? शिखारणी छंद है इसमें। अगला प्रश्न 92, स्मितम विप्रदेयो जगतवतु गोवर्धन परधरा, इसमें कौन सा छंद है? इसमें भी शिखारणी छंद है। आगे देखेंगे 93 नंबर प्रश्न आ चुका है। 93 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 93 नंबर प्रश्न पर देखेंगे, शिखारणी छंद किस वृत्त का छंद है? तो ये भी समवृत्त का छंद है। 94 नंबर प्रश्न है, स्निग्धारा छंद का क्या लक्षण है? स्निग्धारा छंद का लक्षण है, भ्रमणय यार्य नाम त्रेणा
त्रेमुनियति युता स्निग्धारा कीर्तियेयम। ये एक प्रकार से इसका लक्षण है। 95 नंबर प्रश्न है, भुजंग प्रयात छंद की परिभाषा दें। तो भुजंग प्रयात छंद की परिभाषा आप लिख सकते हैं, जिसके चरणों में 4 यगण हो उसको भुजंग प्रयात नामक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में 12 और संपूर्ण छंद में 48 वर्ण होते हैं। किसके? भुजंग प्रयात छंद की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जिसके चरणों में 4 यगण होते हैं ये उसको भुजंग प्रयात नामक छंद कहते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 12 और संपूर्ण छंद में 48 वर्ण होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, 4 यगण होते हैं तो 12 चौको 48, ठीक है, प्रत्येक में 12। 96 नंबर प्रश्न है, संस्कृत काव्य शास्त्र कार भामह पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भामा के बारे में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने बताया कि भामा का समय 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है। आचार्य भामा कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी, और आचार्य भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है। अलंकार शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं भामा। 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, दंडी का परिचय प्रस्तुत कीजिए। दंडी की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम 2 ग्रंथ लिखने वाले महान ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। और आचार्य दंडी के जीवन के बारे में पता चलता है कि 550 से 650 के बीच इनका जन्म हुआ रहा होगा। संस्कृत भाषा के महान ज्ञाता थे। 2 इनके एक प्रकार से ग्रंथ है, 10 कुमार चरित और काव्यादर्श। 98 नंबर प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन के बारे में संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो आचार्य आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हैं, और ध्वन्यालोक इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें 4 उद्योत है, यानी 4 भागों में बटी हुई रचना है। आचार्य कुंतक का संक्षिप्त परिचय दें। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं और अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्य भी माने जाते हैं। इन्होंने अभिधा शक्ति का प्रतिपादन किया, और इनकी सबसे प्रमुख एकमात्र रचना है वक्रोक्ति जीवितम, जो अधूरी ही उपलब्ध है। 100वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, आचार्य क्षेमेंद्र का संक्षिप्त परिचय बताइए। आचार्य क्षेमेंद्र संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कश्मीरी महाकवि थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये प्रसिद्ध आलोचक तथा तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान अभिनव गुप्त से साहित्य का अध्ययन किया था इन्होंने। इनकी रचना है रामायण मंजरी, भारत मंजरी, बृहत कथा मंजरी, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, सुबित्तिलक। ये सब रचनाएं आचार्य क्षेमेंद्र की हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके। 101 नंबर प्रश्न है, आचार्य पंडित जगन्नाथ का परिचय स्पष्ट करें। तो आचार्य पंडित जगन्नाथ का जन्म जो हुआ था 1590 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम था पेरू भट्ट, माता का नाम था लक्ष्मी, ठीक है। उच्च कोट के कवि हैं, समालोचक हैं, साहित्यकार हैं, व्याकरणविद हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है रस गंगाधर, आचार्य पंडित जगन्नाथ के। आगे देखेंगे, आचार्य विश्वनाथ का संक्षिप्त परिचय दिए। तो आचार्य विश्वनाथ संस्कृत काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ आचार्य थे। साहित्य दर्पण की रचना इन्होंने करी है, और इन्होंने काव्य प्रकाश की टीका भी लिखी है, जिसका नाम काव्य प्रकाश दर्पण है। काव्य प्रकाश दर्पण जो एक प्रकार से मम्मट मतलब काव्य प्रकाश रचना मम्मट की है, और काव्य प्रकाश दर्शन पर इन्होंने टीका लिखी है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 103 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, विज्ञापन किसे कहते हैं। तो विज्ञापन एक स्वतंत्र व्यावसायिक कला है। विज्ञापन वस्तुतः किसी वस्तु, व्यवस्था आदि के गुणों का ऐसा प्रचार प्रसार है जिसका उद्देश्य अपनी ओर आकर्षित करना तथा लाभ अर्जित करना होता है। विज्ञापन का प्रारूप तैयार करते समय यह ज्ञात करना आवश्यक होता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन या प्रचार किया जा रहा है या ऐड दिया जा रहा है वह क्या है, कैसी है, उसके उपयोग क्या हैं, और किस वर्ग के लोग उसका उपयोग करते हैं अथवा कर सकते हैं, अर्थात उसका लक्षित उपभोक्ता वर्ग क्या है। विज्ञापन सामग्री ब्लॉक, स्लाइड, लघु फिल्म, फोल्डर, पुस्तिका, होर्डिंग आदि के रूप में तैयार करी जाती है। आजकल आप लोग तमाम प्रकार के होल्डिंग वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो सब प्रचार के ही साधन हैं। अनुच्छेद लेखन क्या है। तो सामान्यतया अगर बात की जाए अनुच्छेद लेखन की, तो अनुच्छेद लेखन भी अंग्रेजी की जो है पैराग्राफ राइटिंग की तरह होता है। संस्कृत में अनुच्छेद लेखन के लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि जिस तरह किसी भी भाषा विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय का पूर्ण ज्ञान हमको होना चाहिए, और संयमित भाषा में हम एक प्रकार से अगर इसको लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद की भाषा सरल और भाव स्पष्ट हो। जब तक भाव स्पष्ट और भाषा सरल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक भाव स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए कोई भी लेख लिखने से पहले भाषा आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, और भाषा में भ्रमपूर्ण शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग कई सारे प्रश्नों को समझा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एक रिवीजन क्लास के तौर पर मैंने दे दिया, आप लोग लगातार कमेंट करें तो मैंने सोचा कुछ ही दे दिया जाए आपको, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
इसीलिए आप सभी का मतलब कि इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत था। आपको बता दूँ कि समाज शास्त्र का भी इस तरीके से महासंग्राम वीडियो मैंने दिया रिवीजन क्लास के तौर पर। भारत में सामाजिक समस्याओं और मुद्दे से रिलेटेड जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इसको मैंने दे दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। कल ये वीडियो आपकी हो गई थी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।